वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 जुलाई 2025 और 26 जुलाई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि मोदी पीएम पद पर सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे नेता बने। डीआरडीओ ने ULPGM V3 मिसाइल का किया सफल परीक्षण और अमित शाह जी द्वारा लॉन्च की गई राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास राजस्थान पुलिस, UPSC, SSGD, RS, रेलवे, वीडियो, बैंक, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो आज है 26 जुलाई 2025 और 26 जुलाई को आज अपने बनाते हैं कारगिल विजय दिवस। तो देश के जांबाज जो सैनिक हैं उनकी वीरता, शौर्य और बलिदान का प्रतीक आज कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को आपको याद होगा कारगिल विजय दिवस की विजय दिवस हुई थी। तो ये आज इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 26 जुलाई 2025। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बनाई? चीन देश ने। देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? झारखंड ने। किस भारतीय हवाई अड्डे को ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड इज द बेस्ट अवार्ड 2025 में टॉप 10 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शामिल किया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है सुहानी शाह। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पानीपत रिफाइनरी हरियाणा में। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 3 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया? 7 करोड़। गोवा शिपयार्ड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के किस स्वदेशी डिजाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ हुआ? गोवा के अंदर। फिनो पेमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल में UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया बचत खाता लॉन्च किया? गति बचत खाता लॉन्च किया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है, मात्र 50 रुपये में। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिलता है। जैसे कल संडे है, कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी और उसी के दिन अगले दिन आपको इसका वीकली टेस्ट आपको मिल जाता है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने आज की क्लास का, प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ा है जिसे वह लगातार प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे नेता बन चुके हैं? गजब का प्रश्न है भी, क्योंकि आपको याद होगा अभी लगभग 2 देशों की यात्रा पर गए थे PM मोदी। पहले गए थे ब्रिटेन, उसके बाद में गए थे मालदीव। अभी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पूरी की है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया और लगातार PM पद पर सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे नेता बन चुके हैं। तो इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया? इंदिरा गांधी को। किसको छोड़ दिया? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी का समय था 4077 दिन। इंदिरा गांधी का समय था 4077 दिन और मोदी जी का समय हो गया 4078 दिन। 4078 दिन हो चुका है। इसका मतलब ये एक दिन इनको पीछे छोड़कर मोदी जी इनसे आगे निकल चुके हैं। तो ये दूसरे नेता बन गए और सबसे लंबा कार्यकाल था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आज भी इस लिस्ट के अंदर सबसे नंबर 1 है। देखो डिटेल। नए कीर्तिमान की प्राप्ति, प्रधानमंत्री मोदी ने 4078 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर कार्य करते हुए इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड था 4077 दिन का, जिसे अब मोदी जी ने पार कर दिया। कार्यकाल की शुरुआत मोदी जी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उनकी सरकार ने 2019 के अंदर दूसरी बार जीत दर्ज की थी। 2014 में पहली बार बने थे, उसके बाद में 2019 में दूसरी बार। लगातार कार्यकाल का हिस्सा है और मोदी जी को नया रिकॉर्ड हासिल हुआ है।
देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आज भी इस लिस्ट के अंदर पहले नंबर पर है, कायम है। यानी कि पहले नंबर पे आगे जवाहरलाल नेहरू, 2 नंबर पे आगे प्रधानमंत्री मोदी, 3 नंबर पे आगे इंदिरा गांधी। यानी कि अब बात है जवाहरलाल नेहरू की। अब इनका लगभग इनका जो दिन है वो है 6200 पता नहीं कुछ है। अब ये 6200 कुछ ये दिन मोदी जी इनको पीछे छोड़ेंगे तब नंबर 1 आएंगे। सबसे लंबा कार्यकाल था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित यूएवी लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल यानी कि ULPGM V3 का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में DRDO द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत। और याद रखना समीर वी कामत का है वो कार्यकाल हो गया मई 2026 तक। याद रखना प्रश्न आ सकता है, मई 2026 तक इनका कार्यकाल हो गया। तो ये परीक्षण किया गया कुरनूल आंध्र प्रदेश से। कहाँ से किया गया है? कुरनूल आंध्र प्रदेश से ULPGM V3 का सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? DRDO द्वारा। देखो विकास और उद्देश्य ULPGM V3 जिसे ULMER एक्सटेंड रेंज भी कहा जाता है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित फायर एंड फॉरगेट प्रकार की एयर टू सरफेस मिसाइल है। सीधी सीधी लाइन आएगी, ये किस प्रकार की मिसाइल है? फायर एंड फॉरगेट यानी कि प्रकार की एयर टू सरफेस मिसाइल है। यह परियोजना भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य मानव रहित हवाई वाहनों के साथ उन्नत मिसाइल प्रणालियों को एकीकृत करना है। ये इसका मुख्य रूप से लक्ष्य है। इसके अलावा इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण स्थल ULPGM V3 का हाल में परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज से इसका परीक्षण किया गया। यह एक फायर एंड फॉरगेट प्रकार की मिसाइल है और इसका वजन V3 का वजन है 12.5 किलोग्राम है, जो इसे हल्की और प्रभावी मिसाइल बनाता है। एक तो वजन याद रखना 12.5 किस प्रकार की है? एयर फायर एंड फॉरगेट प्रकार की मिसाइल है। कहाँ से किया गया? आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज से इसका सफल परीक्षण किया है। किसने किया है? DRDO। तो मिसाइल का नाम याद रखना ULPGM V3। तो इतनी डिटेल अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए TRACERS मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए TRACERS मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि मंगल ये है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और अंतरिक्ष मौसम की पहचान करना। ये इसके ऊपर आ चुका है तो इसको मैं बता देता हूँ। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और अंतरिक्ष मौसम की परस्पर क्रिया को समझना। क्या है? परस्पर क्रिया को समझना। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और अंतरिक्ष मौसम की परस्पर क्रिया को समझना। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। तो ये है ट्रेस मिशन का मुख्य उद्देश्य। देखो इस मिशन का पूरा नाम ट्रेस यानी कि टैंडम रिकनेक्शन एंड कसप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉनिसेंस सैटेलाइट्स, ये इसका पूरा नाम है। लॉन्च संस्था है नासा। कहाँ से किया गया? वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया USA से इसका परीक्षण किया गया। लॉन्च वाहन SpaceX फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। उद्देश्य पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर तूफानों तथा अंतरिक्ष मौसम के बीच की परस्पर क्रिया को बेहतर तरीके से समझना। ये उद्देश्य ध्यान रखना इसका। और इसमें उपग्रहों की संख्या है, इस मिशन में शामिल 2 छोटे उपग्रह हैं जो एक साथ कार्य करते हैं। 2 छोटे उपग्रह जो एक साथ कार्य करेंगे। उद्देश्य याद रखना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर तूफानों तथा अंतरिक्ष मौसम के बीच की परस्पर क्रिया को बेहतर तरीके से समझना। तो ये SpaceX फॉल्कन 9 से इसका परीक्षण किया गया। भारत UK विजन 2035 का अनावरण कब और कहाँ किया गया? तो ये तो आप सब जानते हो कि मोदी जी 2 दिवसीय ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर है। तो वहाँ पे क्या है? भारत UK विजन 2035 का अनावरण कब और कहाँ किया गया? तो 24 जुलाई 2025 लंदन, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन गए थे तो वहाँ पे 23 और 24 जुलाई को, तो 24 जुलाई को ब्रिटेन लंदन के अंदर भारत UK विजन 2035 का अनावरण किया गया था। देखो भारत UK विजन 2035 का अनावरण स्थान लंदन उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन के दौरान। उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय सहयोग को व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा,
स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई जैसे प्रमुख क्षेत्रों में गहराई और विविधता प्रदान करना ये उद्देश्य रहा। एक परिवर्तनकारी एजेंडा पेश करना जो दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक समझौतों को मजबूत करेगा, क्योंकि मोदी जी गए हैं तो कहीं व्यापार के बीच में द्विपक्षीय सहयोग हुआ है, रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वच्छ ऊर्जा, तो इसी को लेकर भारत यूके विजन 2035 का अनावरण हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च की गई राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, तो इन्होंने नई दिल्ली में लॉन्च की है राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि भारत के सहकारी आंदोलन को पुनर्वासित और पुनर्जीवित करना। ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। कौन सी नीति है? राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025, जिसका उद्देश्य भारत के सहकारी आंदोलन को पुनर्वासित और पुनर्जीवित करना। आजकल एग्जामिनर क्या है, इस प्रकार के प्रश्न डाल रहा है एग्जाम में, तो नीति का अनावरण पूरी डिटेल अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अमित शाह जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 का अनावरण किया। यह नीति भारत के सहकारी आंदोलन को पुनर्वासित और पुनर्जीवित करने की दिशा में बड़ा कदम है। इस नीति का उद्देश्य सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करना। ये लाइन महत्वपूर्ण कर लेना भी, सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करना, समावेशिता और जमीनी सशक्तिकरण की भावना से प्रेरित है ये, और 2047 तक सहकारिता क्षेत्र को राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास का प्रमुख इंजन बनाना। यानी कि सहकारिता क्षेत्र है ना, सहकारिता क्षेत्र को राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास में एक प्रमुख इंजन बनाना उसको। और भारत की पहली राष्ट्रीय सहकारी नीति वर्ष 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लागू की गई थी। पहली सहकारी नीति कब आई थी? 2002 में, और ये अब आई है राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025। तो गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा ये लॉन्च की गई। फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब मान्यता देने की घोषणा की है? फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब मान्यता देने की घोषणा की है? तो ये दे दी भी सितंबर 2025 से। कब से आने वाला है? सितंबर, और सितंबर 2025 से दे दी है फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। क्योंकि आपको पता है वो उसमें इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध चल रहा था ना काफ़ी समय से, उसी को लेकर। देखो फ्रांस का ऐतिहासिक फैसला, फ्रांस ने सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। पहला G7 देश। यह फैसला फ्रांस को G7 समूह का पहला सदस्य देश बना देगा जिसने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। यानी कि फ्रांस को क्या है, G7 समूह का पहला सदस्य देश बना देगा जिसमें क्या है, फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई है। क्योंकि जो फ्रांस के राष्ट्रपति है ना इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने कहा भी जो इजराइल और फिलिस्तीन जो संघर्ष है ना, उसको रोकने के लिए यह बदलाव का दर्शाता है। क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में आपको पता है पिछले 7 दशकों से ये संघर्ष एक जारी है। उसी को लेकर लगभग कई देशों ने क्या है, इसके रूप में इसको मान्यता दे दी है कि अलग से इसको फिलिस्तीन को अलग से राष्ट्र बनाया जाएगा। तो ये किसने दे दी अनुमति? फ्रांस का ये ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। अगला प्रश्न देखो, दिव्या देशमुख ने फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में किस खिलाड़ी को हराया है? और आपको 2 दिन पहले भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि वो थी कोनेरी हम्पू, जो इसके अंदर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी, और ये बन चुकी है फाइनल के अंदर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। तो दिव्या देशमुख ने फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में किस खिलाड़ी को हराया है? तो ये रहा है तान जोंगई, चीन की खिलाड़ी है ये, तान जोंगई चीन की खिलाड़ी। इसको हराकर ये फाइनल के अंदर पहुंच चुकी है दिव्या देशमुख है, और ये फाइनल के अंदर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। तो नाम दिव्या देशमुख, पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी जिन्होंने फीडे महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल जीत, उन्होंने सेमीफाइनल में चीन की तान जोंगई को हराया। और फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन सेमीफाइनल है वो जॉर्जिया के अंदर हुआ है। तो इसका सेमीफाइनल कहाँ पर हुआ? जॉर्जिया में, जहां पर फाइनल के अंदर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दिव्या देशमुख। पालना योजना के अंतर्गत किस सरकारी मंत्रालय ने कार्य किया है? ये थोड़ी सी योजना चर्चा में चल रही है, पालना योजना। तो ये इसके अंतर्गत किस सरकारी मंत्रालय ने कार्य किया? इसका उत्तर होगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। किसकी है ये? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पालना योजना के अंतर्गत ये काम
की है, यानी कि किसके अंतर्गत चल रही है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत। चर्चा में है, थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेना। पालना योजना, इस योजना का उद्देश्य 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए डे केयर और क्रैच सुविधाएं प्रदान करना है, यानी कि 6 महीने से 6 साल के जो बच्चे ना उनके लिए बाल देखभाल की खाई को पाटना और कामकाजी महिलाओं को सहारा देना, ये उद्देश्य है। इस योजना का उद्घाटन 1 अप्रैल 2022 को भारत सरकार द्वारा ये शुरू की गई थी। जो ये पालना योजना है वो 1 अप्रैल 2022 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इस मिशन का हिस्सा यह योजना मिशन शक्ति के समर्थ्य उप अंतर्गत आती है, जो महिलाओं की सशक्तिकरण और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य से, ठीक है भी, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। और जो 6 महीने से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी डे केयर और क्रैच सुविधाएं प्रदान करना उनको, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। और एक और याद रखना, अब इस योजना के तहत 14,599 आंगनबाड़ी और क्रैच को मंजूरी मिल चुकी है। अभी वर्तमान में स्थिति देखें तो इस योजना के तहत 14,599 केंद्रों को स्वीकृति मिल चुकी है। तो लगभग 17,000 जो है ये 15वीं वित्त आयोग चक्र है, उसी के अंतर्गत ये 2025-26 से के चल रहा है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। भारत ने आधिकारिक रूप से 5 वर्षों के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटन वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। यानी कि इससे पहले भारत ने क्या है, चीन जो नागरिक थे ना उनको पर्यटक वीजा जारी करने से बंद कर दिया, ठीक है, 5 वर्षों के अंतराल में। अब 5 वर्ष बंद था, लेकिन अब फिर इसको स्टार्ट कर दिया है। सरकार ने पूर्व वित्त व आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आर्थिक मामलों के सचिव और अजय सेठ है ना, उनको भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। और जस्टिस परलोक चौहान झारखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो याद रखना, जस्टिस परलोक चौहान है वो झारखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश से बने हैं। ये क्वेश्चन आपको कल जो मैं आपको वीकली कराऊंगा ना, वहाँ पे आपको MCQ मिल जाएगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, ये देखो आपको क्विज वगैरह मिलती रहती है टेलीग्राम पे, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, तो प्रताप क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारत किस उपग्रह का प्रक्षेपण करने जा रहा है। जो नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है वो करेगा 30 जुलाई को निसार उपग्रह का। कई विद्यार्थियों ने 31 जुलाई दिया था, ध्यान रखना इसका उत्तर होगा 30 जुलाई। 30 जुलाई को निसार उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, तब इसके बारे में और पढ़ लेंगे। तो ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के आंसर दिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, ले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सबसे निचली रैंकिंग किस देश की है। सीरिया, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ में भारत की रैंक भी बता देना कौन से स्थान पर है, और सबसे टॉप पर कौन सा देश है वो भी मुझे बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी रीट मेंस SST की सामाजिक अध्ययन की टेस्टरी चल रही है, 99 रुपये के अंदर ले सकते हो। इस बुक का रिवीजन आपको करवाया जा रहा है। इसके अलावा 4th ग्रेड की अपनी टेस्टरी चल रही है वाहन चालक की, और 4th ग्रेड की मात्र 50 रुपये में भारत और राजस्थान का करंट आपको दिया जा रहा है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको क्लासें वगैरह मिलती रहेगी। करंट की आपको कंटिन्यू क्लास मिलनी है, चाहे आप थोड़ी सी लेट मिले, हो सकता है शाम को मिल जाए, लेकिन क्लास आपको डेली मिलनी है क्लास आपको। तो डेली क्लास देख लेना, क्योंकि आगे RS है, चाहे SI है, 1st ग्रेड है, इनकी वैकेंसी आ गई है, और अच्छे तरीके से आप इनके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो वीडियो का एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको अच्छे तरीके से करंट आपको तैयार करना ही पड़ेगा। तो सभी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।